हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 10 महत्वपूर्ण सवाल, सब्जेक्टिव सवाल को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 इस बार देने वाले हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। और आपको हम पहले बता दें बच्चों कि जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैं जितने भी करवा रहा हूं, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं, सभी वीडियो में आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके मिलेगा। तो आपको सभी वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो क्वेश्चन पहले वीडियो में डाल देता हूं वो क्वेश्चन सेकंड वीडियो में नहीं मिलता है। इसीलिए आप लगातार जितने भी वीडियो अपलोड हुआ है सोशल साइंस का या साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, वो सारे वीडियो को आपको देखना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज के 10 सवाल क्या क्या दिए गए, देखिए आप लोग याद करो या मत करो, ठीक है, रटो या नहीं रटो, लेकिन कम से कम समझ करके जरूर जाओ। कॉपी छोड़ करके नहीं आना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉपी में लिख करके आना है, कुछ ना कुछ लिख करके आना है। तो थोड़ा बहुत भी अगर समझ लेते हो तो इस तरीके से सवाल आता है तो आप लोग कुछ ना कुछ तो लिख कर जरूर आओगे। तो समझ लो क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला, मुद्रा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो उत्तर, ठीक है, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होती है। तो मुद्रा किसे कहते हैं बच्चों? तो मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे हम अपने दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में क्रय और विक्रय करते हैं। कोई भी वस्तु को उससे क्या करते हैं हम लोग? खरीदते या फिर बेचते हैं। इसमें सिक्के और कागज के दोनों नोट आते हैं। बिल्कुल आता है कि नहीं आता है? सिक्का 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया सिक्का आता है, कागज का नोट 100 रुपया, 10 रुपया, इस तरीके से 5 रुपया, 50 रुपया, इस तरीके कागज नोट आता है। तो यही क्या है? मुद्रा है। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो मुद्रा है बच्चों, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? सरकारी व्यवस्था के द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। बिल्कुल है ना, भारत में, हमारे भारत में क्या है? मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। और फ्रांस की मुद्रा क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्यों फैसला लिया? ठीक है, तो देखिए 5 फरवरी, सबसे पहले देखो कि असहयोग आंदोलन में था क्या। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था बच्चों जो अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, गांधी जी ने उठाया था। तो गांधी जी ने क्यों उठाया था? क्योंकि अत्याचार कर रहे थे अंग्रेजों, हमारे भारतीय लोगों पे क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे, ठीक है, मनमानी कर रहे थे। तो क्या किया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि जितने भी स्कूल के छात्र छात्राएं थे वो स्कूल जाना बंद कर दिए, कॉलेज जाना बंद कर दिए। जितने वकील वगैरह थे वो न्यायालय जाना, अदालत वगैरह जाना बंद कर, डॉक्टर वगैरह काम करना बंद कर दिए। तो ये चीज था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी को एक ऐसा सिचुएशन आ गया, उस समय असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। तो कैसे, क्या सिचुएशन आया था देखते हैं। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 की बात है बच्चों, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में जो चौरा चौरी एक नामक जगह है, ठीक है, वहां पे एक जुलूस जा रहा था, शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक, ये किसके साथ टकराव हो गया? तो पुलिसों के साथ टकराव हो गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थानों में बंद कर आग लगा दी। सोच लो कितना भयानक घटना था, ठीक है। मतलब कि आंदोलनकारी जितने भी आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, जो जुलूस था वो पुलिस लोग को बंद करके, थाने में बंद करके और आग लगा दिया। कितना खतरनाक घटना था। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया और उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि जो वो कांड हुआ ना, चौरा चौरी कांड, उसी समय जब महात्मा गांधी सुने ये बात कि पुलिसकर्मी को आग लगा दिया गया, तो वो क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, आप लोग इसे अच्छे से करके जाना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कल्पना दर्श क्या है? यूटोपिया किसे कहते हैं? तो बहुत ही अच्छा सवाल। सभी प्रकार के भेदभाव से अलग ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव है, यूटोपिया या कल्पना दर्श के नाम से जाना जाता है। देखिए हम आपको आम लैंग्वेज में बता देते हैं। मतलब सभी प्रकार के भेदभाव से अलग, मतलब कि जाति प्रथा हो गया, धर्म को लेकर के हो गया, या फिर ऊंच जाति नीच जाति, है ना, अमीर गरीब, ये सारी चीजों को छोड़ करके एक ऐसा समाज के बारे में सोचना, एक ऐसे समाज के बारे में कल्पना करना जो संभव हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल है ही नहीं भाई, उसका वास्तविक रूप देना एकदम असंभव है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपिया और कल्पना दर्श कहते हैं।
समझ में आई बात? तो क्या हमारा भारत में ये यूटोपिया जो है, ऐसा समाज हो सकता है? तो थोड़ा पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन पॉसिबल बहुत ही कम है, मतलब कम चांसेस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऊंच जाति नीच जाति धर्म को लेकर के अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कल्पना दर्श क्या है, मतलब कि एक ऐसा समाज के बारे में सोचना, कल्पना करना जो संभव हो पाना मुश्किल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या दिया हुआ है, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं? तो सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नया तरीका था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। मतलब सत्याग्रह जो है ना जन आंदोलन था एक तरीके से, मतलब आम जनता का क्या था, एक आंदोलन का एक ऐसा तरीका था जिसमें सत्य के विचार पे काम करता था, है ना। और वो में हिंसात्मक घटना नहीं होता था, उसमें अहिंसा को लेकर के चलता था। हिंसात्मक मतलब समझ में आ रहा है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, ये आंदोलन जो था ना लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बिना लड़ाई करे हुए। ठीक है, और इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो सत्याग्रह का विचार का मतलब ये था बच्चों, एक आंदोलन करने का ऐसा तरीका था जो बिना लड़ाई झगड़ा किए, है ना, बिना लड़ाई झगड़ा किए हम सत्य की ओर जाएं। ठीक है, और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें। ठीक है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें। अगर हमारा उद्देश्य सच्चा रहेगा ना, तो हमको कोई भी गोलीबारी लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी का यही था एक सिद्धांत कि अहिंसा आंदोलन करना, हिंसात्मक आंदोलन नहीं करना, अहिंसात्मक आंदोलन करना, मतलब कि लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे सत्याग्रह क्या है अच्छे से। आप देखो, आप लोग अगर हम इतना समझाने का क्या मतलब रहा, इतना समझाने का बस एक ही मकसद है मेरा कि अगर आप भूल भी जाते हो ना, तो मेरा कहना याद रहेगा और उस तरीके से आप लोग जोड़ जाड़ कर लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि बाबू ये क्या है, सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस में अपने लैंग्वेज में जितना लिखोगे वो बेहतर होगा। याद है तो बढ़िया है कि लिख दो, याद नहीं है तो अपने लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आता है वो सारी चीजों को लिखना है, खाली पेपर मत छोड़ना बाबू। ठीक है, देखिए कम समय बचा हुआ है, मैं सारी चीजों को बता दे रहा हूँ, पेपर को खाली कभी नहीं छोड़ना। आपको थोड़ा बहुत जो आता है उसको फर्स्ट 2-4 लाइन में लिख देना। ठीक है, उसके बाद बीच में भी आप जो समझ में आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको जोड़ जाड़ करके लिखना। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का 4-5 लाइन अगर अच्छा से लिख दोगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम होता नहीं है, जो पेपर चेक होता है उतना टाइम नहीं होता है। आपके देखता है कि आपका राइटिंग कैसा लिखा हुआ है, आपका लिखने का तरीका कैसा, शैली कैसा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ, 1 नंबर में ही गलती मत करना, उल्टा पल्टा लिख दोगे। 1 नंबर में आपका दिख जाता है साफ साफ। ठीक है, जो 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, वो सारी चीज़ में आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगला देखिए है किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताए। तो आपको पता है बच्चों की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ठीक है, बीजेपी, और भारतीय कांग्रेस पार्टी कांग्रेस, है ना। तो दोनों चीजों को आप अच्छे से याद रखना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सड़क परिवहन के 2 विशेषता लिखे। तो सड़क परिवहन का क्या विशेषता है? तो सड़क उबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है, बिल्कुल, है ना। सड़क जो है हम लोग उबड़ खाबड़ जहाँ जगह है तो वहाँ पे हम बना करके एक अच्छा सा परिवहन का सुविधा दे सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, सड़क को बनाने में अन्य परिवहन साधन की अपेक्षा कम लागत आती है, बिल्कुल। मतलब कि सड़क परिवहन, जो हम सड़क बनाते हैं बच्चों, ठीक है, जो सड़क रास्ता बनाते हैं, वो अन्य परिवहन का मतलब क्या हुआ कि जहाज हो गया, ट्रेन हो गया, वो सारी चीज़ों से इसमें थोड़ा कम खर्च पड़ता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, और भी लिख सकते हैं। सड़क परिवहन से हम लोग भारी भरकम वस्तुएं को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण कर सकते हैं। तो ये 2-4 लाइन अपने से सोच समझ कर लिख सकते हो जी, है ना। 10th क्लास में आओगे, अगर थोड़ा बहुत सोचोगे नहीं तो कैसे होगा। अगला सवाल देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो कंपनियां एक से अधिक देशों में व्यापार करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, जैसे फोर्ड मोटर कंपनी। ठीक है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? अरे भाई, बहुराष्ट्रीय मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे राष्ट्रीयों में उसका कंपनी है। ठीक है, मतलब जो कंपनियां एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, बिजनेस करती है, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, जैसे कि फोर्ड मोटर कंपनी इत्यादि। बस सिंपल है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया? तो फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान को भाव पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाया? तो देख लीजिए आप, का नंबर में आपको लिखना है फर्स्ट नंबर पे, प्रतिभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया गया। ठीक है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो।
ठीक है। देखिए ये लाइन को हम छोड़ दें, ये लाइन अपने से आप खुद से लिख सकते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। तो ये चीज को लिखोगे तो सोचो कि यहाँ से 3 लाइन आपका ऐसे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद 4-5 पॉइंट लिख देना है ना। क्या लिखा है? पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर प्रचार किया गया और जैसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, मतलब कि समान कानून बनाए गए नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए। अगला देखो क्या पॉइंट, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। मतलब स्टेट जनरल जो नाम था उसको नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया, जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। मतलब जिसका चुनाव किसके द्वारा होने लगा? आम जनता, नागरिकों के द्वारा। अगला देखो 4 नंबर में आप लिख दीजिएगा, नई वस्तुएं रची गई, स्तुतियां रची गई, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। जैसे बच्चों हम लोग का 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, देखते हैं शहीदों का गुणगान करते हैं कि नहीं, ठीक है। और याद करना चाहिए भाई, जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया उसको हम याद क्यों ना करें, ठीक है। उसको याद करना चाहिए, हमारे में राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति का भावना जागृत होती है ना। तो ये चीज को आप लिख देंगे। अगला देखो, फ्रांस का नया राष्ट्र ध्वज चुना गया, मतलब कि वहां का राष्ट्र झंडा जो ध्वज है ना, वो चीज को चुना गया, कैसा होना चाहिए। उसके बाद देखो 6 नंबर में आप लिख देना, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, ठीक है। तो ये चीजों को आप लिख सकते हैं बच्चों। अगर ये आपका 5 मार्क्स का आता है तो 5 पॉइंट लिख देना, 3 मार्क्स का आता है तो 3 पॉइंट लिख देना, 2 मार्क्स का आता है 2 पॉइंट लिख देना, सिंपल है बस। चलो अगला, सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, ठीक है। तो क्या कारण है बच्चों हाशिए तक पहुंच गया था? तो सूरत बंदरगाह, देखिए बंदरगाह का मतलब क्या होता है ये समझ लो, जहां पे जितने भी पानी जहाज वगैरह है वो जहां रुकते हैं। जैसे कि बस स्टैंड में क्या होता है, सारे बस रुकते हैं, रेलवे स्टेशन में क्या होता है, सारे। तो बंदरगाह भी इसी तरीके से जो सूरत है बच्चों, ठीक है, ये जो गुजरात में पड़ता है, और ये बंदरगाह जो है ना, यहाँ पे सारे जो नाव वगैरह है, पानी जहाज वगैरह बड़े बड़े, वो वहाँ पे रुकते हैं। तो वो जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया कि सूरत बंदरगाह जो है 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, मतलब कि खत्म होने के कागार पर आ गया वो चीज। तो कैसे आया, तो वो लिखते हैं हम लोग। देखिए, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती कपड़ों उत्पादों का दबदबा रहता था, है ना। जब मशीनी युग नहीं आया था बच्चों, तो उससे पहले ना अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती कपड़े का दबदबा रहता था। मतलब कि जब मशीन उद्योग नहीं आया था ना, तब भारत के जो कपड़ा था ना, भारत का जो कपड़ा था वो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा में बहुत सारा डिमांडेड था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है। गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो गुजरात के तट जो है सूरत, वहाँ पे एक बंदरगाह था बच्चों जो खाड़ी, भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से क्या था, जुड़ा था, और यहाँ से निर्यात किए जा रहे थे। मतलब कि जितने भी यहाँ पे कपड़े उत्पादन हो रही थी वो क्या हो रही थी, दूसरी जगह निर्यात किए जा रहे थे, ठीक है। और इसका नेटवर्क जो था ना बहुत अच्छा था, ठीक है। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क को बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे, ठीक है। और उसके बाद 1750 के दशक में भारतीय सौदागर का नियंत्रण वाला यह नेटवर्क जो है टूटने लगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे टूटने लगा, मतलब कि अब अलग अलग जगह पे बंदरगाह खुलने लगे, कलकत्ता बंदरगाह, केरल में, तो इस तरीके से बहुत जगह, तो इसीलिए इसका नेटवर्क जो है ना धीरे धीरे टूटने लगा, ठीक है। अगला देखो, दूसरे नंबर में आप लिख देना, यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल, है ना। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह से रियायतें हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत बंदरगाह से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई और बंदरगाह जो है कहां पे चला गया, हाशिए पे चला गया, खत्म होने के कागार पे चले गए। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी आप लोग देख लेंगे। बहुराष्ट्रीय नहीं बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों के नाम लिखें, ठीक है। बहुउद्देश्य मतलब बच्चों जो आपका होता है ना, ये डोभा वगैरह का निर्माण हो गया, ठीक है। परियोजना जितने भी हैं, जल भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे परियोजना है, तो उनसे क्या लाभ है हमें, ठीक है, क्या लाभ है भाई, क्या उससे प्रॉफिट है। तो देखो बहुउद्देश्य परियोजना से उद्देश्य एवं लाभ, क्या लाभ है भाई, तो जल भंडारण होता है ना। अगर हम कहीं पे परियोजना बनता है बच्चों, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है ना, तो वहाँ पे इस तरीके से क्या बनाया जाता है, एक ऊंचाई बनाया जाता है, जैसे कि मान लो कि
चलो एक सिंपल सा हम आपको बताते हैं। जैसे कि इधर से नदी आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, इधर से नदी आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लगा दिए, एक बांध का निर्माण कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बांध का निर्माण किया, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे पानी का क्या हो जाता है, भंडारण हो जाता है, रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, बाढ़ रोकने में सहायता होती है, बिल्कुल। अगर मान लो कि ये नदी है बच्चों, यहाँ पे हम अगर बांध बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे एक बांध बना देते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या होगी, पानी रुकेगी, और इसका जो बहाव जो है इसका फ्लो जो है ना, ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ओट डाल दिए एक तरीके से, है ना, बांध बना दिए। तो ये हम लोग क्या होता है, बाढ़ को रोकने में सहायता करती है। जल विद्युत का उत्पादन होता है, आप देखे होंगे बच्चों, बहुत सारे जहाँ पे बांध वगैरह बने होते हैं वहीं से जल उत्पादन होता है। ये ऊपर से क्या जल को गिराया जाता है और यहाँ से हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है, बिल्कुल। जो मान लो यहाँ नहर बन गया बच्चों, बांध बना दिए तो नहर बन गया, तो नहर में क्या होता है, वहाँ पे नाव वगैरह चलने में वहाँ पे रोजगार भी उत्पन्न होता है। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या पॉइंट लिख सकते हैं, रोजगार मिलती है, नौका लोगों को क्या मिलती है, रोजगार मिलती है। और क्या लिख सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है, वहां पे लोग घूमने जाते हैं, तो वहां पे भी आप लोग का रोजगार का निर्माण होता है, सृजन होता है। अगला लिख लीजिएगा, मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र का प्रदान करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। मान लो ये नदी है, ठीक है, बार बार हम ये समझा दे रहे परियोजना का मतलब, ठीक है। यहाँ पे बांध बनाया गया तो यहाँ पे पानी रुक गया तो यहाँ पे क्या होगा, मत्स्य पालन किया जा सकता है। तो सिंपल है, कितना पॉइंट है, आप अपने से भी 2-4 पॉइंट लिख सकते हो भाई, ठीक है। अपने से लिखना है, 2-4 पॉइंट यहाँ से उठाना है, 2-4 पॉइंट अपने से लिखना है, भर दोगे पेज, भर के आना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका 10 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और पसंद आया, हमारा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आएगा तो हमें एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि आप हमारे वीडियो को लगातार मेहनत से देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। कंजूसी मत करने इस चीज में, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, कौन करेगा जी शेयर यार, अरे भाई थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट करो ना। बोले ना मिशन 2 को, यानी M2 को आप अगर 10% भी सपोर्ट करते हो ना, 10% भी, तो मिशन 2 आपके सपनों को सपोर्ट करता है। ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।